पागल आप सबका स्वागत करता है, क्योंकि ये बिजनेस सच में नॉर्मल लोगों का नहीं है, ये तो पागलों का बिजनेस है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सारे पागल हमें सुन रहे हैं, तो आपको एक पागल आप सबका स्वागत करता है आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार शर्मा है और मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं रहता दरभंगा में हूँ, लेकिन मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहां मेरे समझ से यहाँ इस हॉल में जितने लोग अभी मौजूद हैं उन सब लोगों की ये फीलिंग होगी, क्योंकि हम सब लोग मोस्टली लोग इसमें गांव से हैं। और गांव के अंदर जो चीजें होती है और जो विचारधाराएं होते हैं और संतुष्टि का जो माहौल होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जबरदस्त संतुष्टि वाला माहौल होता है गांव में। थोड़े है और थोड़े की कमी है का फॉर्मूला चलता है। वहां कोई सपने बड़ा सोचने की हिम्मत जल्दी इंसान नहीं करता है, क्योंकि एक दूसरे को देख करके आदमी खुश रहता है कि ये भी इतना में ही है और हम भी इतना में ही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम दोनों एक जैसे ठीक ठाक हैं। तो उस ठीक ठाक माहौल में हमने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था 2009 में किसी एक्स कंपनी में। और वो मेरी पहली कंपनी थी। बड़ा जोश जुनून जगाया जाता है, आपको जैसा कि पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आके पहली बार लोगों को लगता है कि यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे दिखाया गया कि आप करोड़पति बन सकते हैं, गाड़ियां आ सकती है, बड़ा पैसा बना सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि होता है मोस्टली कंपनी में, आप जानते हैं मोदी केयर को छोड़ के ज्यादातर कंपनी जो है, सभी कंपनियों की बात नहीं करूंगा लेकिन ज्यादातर कंपनियों में आप सभी जानते होंगे कि सपने दिखाए तो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैं 2013 में फाइनली वहां से सब कुछ हैंग हो गया, मैं छोड़ दिया उसको। और मैं ये सोचने के लिए अंदर ही अंदर मजबूर था कि आखिर अगर इसमें सक्सेस है तो आखिर लोग जो सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग धूम मचा रही है, इसका सच क्या है। तो फिर हमारे लाइन ऑफ इन्फ्लुएंसर जो वहां थे वो हम सब लोगों ने डिसाइड करके छोड़ा था। और हम सब लोग रिसर्च मारे तो पता चला कि आईडीएस एक संस्था है जिसके अंदर रहने वाली सारी कंपनी अच्छी होती है और वहां पे 10 साल बाद भी सही लेकिन सफलता का संभावना 100% होता है। तो आईडीएसए में जब हम लोग सर्च मारना शुरू किए तो सारी कंपनियां थी और कोई कंपनी किसी से कम अपने आप को नहीं बता रही थी। सारे कंपनी के लीडर से मिला गया, सब कुछ बताया गया, सारी कंपनी के लीडर्स अपने प्लान को टॉप, अपने प्रोडक्ट को टॉप, अपने बैकग्राउंड को टॉप, अपने मैनेजमेंट को टॉप, सब कुछ टॉप बताया। लेकिन मोदी केयर की जो फीलिंग थी, मोदी केयर का जो थीम था, पूरी इंडियन टेस्ट के हिसाब से डिजाइन था। ठीक है, सक्सेस रेट बहुत बढ़िया नहीं था उस समय, 2013 नवंबर की मैं बात बता रहा हूँ। 21 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग लगी थी मोदी केयर में। लेकिन मोदी केयर का जो खुशबू था वो इंडियन था, सब कुछ और दिल से चीजें चल रही थी। तो समझ में आई और हम लोग मोदी केयर फाइनली शुरू किए 2014 के जनवरी में। 2013 में हमारी आईडी लगी थी नवंबर 21 को। 2014 से हमने छोटी छोटी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स करना शुरू किया और चीजें वहां से स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो मैं मेरी जो स्टार्ट थी, मैं एक बार गया था संजीत सर के डिपो पे। तो मैं वहां पूछा था कि सर यहाँ पे कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोग कब से काम कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि हमसे पहले कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से। तो सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जब 2014 में आने के बाद मेरे पास इतने सारे दर्द थे, चैलेंज थे, तो मैं 10 साल पहले का दर्द महसूस कर सकता था, सोच सकता था। और सोच के मैं यही सोच रहा था कि आप लोग आखिर टिक गए और आप लोग अगर हैं तो आप लोग प्रमोद आचार्य हैं, आप लोग सुरेखा भार्गव हैं, आप लोग आने वाले समय के जितने हमारे दिमाग कपाड़िया हैं, आप सब लोग हिस्ट्री क्रिएटर हैं और आप सब बहुत महान हैं। आप सबको थैंक यू दिल सर। से सैल्यूट सर। आप सब, थैंक यू आप सर। साधारण नहीं है, थैंक यू। क्योंकि आप साधारण होते तो आप मैदान छोड़ दिए होते। आप उस समय के से विजन को देख लिया कि आने वाला 20 साल ही सही, 15 साल ही सही, 10 साल ही सही, लेकिन चीजें बदलेगी। और आज चीजें बदली है, पूरा हिंदुस्तान का तस्वीर आज बदल रखा है मोदी केयर ने। मुझे एक बार प्रेजेंटेशन के दौरान एक आदमी मिले थे, बोले कि मोदी केयर में एक वो किसी एक्स कंपनी के लीडर थे, वो चूंकि नेटवर्क जानते थे इसीलिए उनका ये सवाल था। उन्होंने सवाल किया था कि 1 लाख रुपया कमाने वाला बिहार में आप किसी को जानते हैं? और ये बात हो रही थी 2014 में। तो सच में 1 लाख रुपया कमाने वाले जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे किसी ने अरुण सर का नाम बताया, अरुण कुमार जी जो इस वक्त जीवीडी है, उनका नाम बताया कि हो सकता है कि उनकी इनकम 1 लाख हो। लेकिन दोस्तों रियलिटी थी, जब मैंने उनसे भी बात किया तो उनकी भी इनकम 2014 तक में 1 लाख रुपए महीने की नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है, मुझे बिहार का एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग मेरे टीम में 1 लाख से ऊपर की इनकम पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चीजें काफी तेजी से बदल रही है
सबसे पहले तो सारे जितने हमारे क्राउन और जितने भी सारे हमारे इसमें प्रेसिडेंशियल मौजूद हैं, जैसे एसडी सिंह सर, राकेश कुमार सिंह सर, गुड्डू सिंह सर, सुनील सिंह सर, नितिन कुमार सर, सचिन कुमार सर, और हमारे ब्रांड न्यू क्राउन दीपक कुमार सर, ब्रांड न्यू क्राउन विमल कुमार सर, नवलेश शाह सर, ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल, मंजेश सर, प्रदीप सर और मोहन सर, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें बुलाया, आप सबसे रूबरू करवाया। आप सारे टॉप लीडरशिप को मेरा सलाम दिल से। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि क्योंकि मैं सक्सेस स्टोरी ही बताता हूँ आजकल, क्योंकि इससे पहले अभी सारे लोग बोलते हैं कि इससे जरा सा पूछ लो। आज से कुछ दिन पहले मुझे यही लोग बोलते थे कि क्या समझता है, ये क्या बताएगा, इसको क्या आता है, अरे तो साबुन तेल बेचता है, पागल हो गया है। अभी उस पागल को सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान परेशान है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप भी एक पागल हो, इसलिए पागल को सह रहे हो, सुन रहे हो और इस पागलों के बीच अभी मौजूद हो। तो पागल बनना बहुत जरूरी है, और पागल जब हो जाओगे, फाइनल ओरिजिनल पागल जब हो जाओगे, तो फिर आपको पूरा दुनिया सुनना चाहेगी। तो चीजें शुरू हुई थी सर, चूंकि मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड की बात बता दूं, चूंकि कुछ इस बिजनेस के अंदर जब स्टार्टिंग होता है लोगों का, तो स्ट्रगल का फेज आता है, हर आदमी के साथ आता है। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हर का है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आगे पीछे है, बट है सबके साथ स्ट्रगल शुरुआत में। तो जब मेरी स्ट्रगल की कहानी अलग थी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास बोल सकते हो, लोअर मिडिल क्लास ही काउंट कर सकते हो आप। तो लोअर मिडिल क्लास था, और जब मैं इस बिजनेस में आया तो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे घर पे नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था, तो कुछ रिश्तेदार लोग आते थे। तो रिश्तेदार लोग आते थे शादी के लिए, मेरी शादी नहीं थी, ये 2009 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। तो मेरी माँ बोलती थी हमसे कि सब बोलता है कि मेरा बेटा नौकरी में है, मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, हम तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे। तो मुझे बहुत जोर से हंसी आती थी कि तुम मेरे बारे में क्या बताएगी, पूरी दुनिया तुम्हें आके बताएगी माँ कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, इंतजार करो वक्त आने वाला है। और आज मेरी माँ, मेरे पिताजी को प्राउड फील होता है, मेरे ससुराल वाले को प्राउड फील होता है, मेरे जितने रिलेटिव हैं, मैं ऐसा कोई फैमिली नहीं है जो जिस घर में दिन में एक बार मेरा चर्चा नहीं होता है, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी बातों से। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। तो मैं वहां से शुरुआत किया था करियर। जब मैं मोदी केयर में आया था तो मेरी फैमिली की माली हालत कुछ हद तक ठीक हो गई थी, घर मकान भी बन गए थे, और मेरे फादर का ठीक ठाक इनकम आना शुरू हो गया था, मेरे भाई लोग भी पैसा बनाना शुरू कर दिए थे। तो मुझे उस समय 200-300 रुपया रोज का मिलता था। मेरा ड्यूटी था, मेरे फादर दंत चिकित्सक हैं, तो उनको लेके बाइक से जाना और फिर शाम में लेके आना, और इसी में मैं बिजी विदाउट वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, खूब बिजी थे, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल। तो उसी बीच डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, और ये जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं एक्स कंपनी में उतना सीरियस और उतना डेडिकेशन से बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। मोदी केयर में जब मैंने काम शुरू किया तो एक कंपनी की फेल्योर की वजह से मेरे पूरे घर परिवार के सारे लोग 100% निगेटिव हो गए कि यहाँ से कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होगा। वो कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके चलते मुझे मोदी केयर छोड़ देनी चाहिए, इसके लिए सब सारा प्रयास उन लोगों ने किया। आखिरी ये भी प्रयास किया कि मेरे पास जो 100-200 रुपया वो लोग देते थे सपोर्ट के लिए, पहले की पॉकेट खर्चा है, नौजवान है, वो पैसा भी बंद कर दिया गया। बोला देखते हैं इसका, ये पैसा भी बंद करते थे तब ही कैसे उड़ता है, इधर उधर जाता है, देखते हैं मोदी केयर कैसे करता है। लेकिन मेरी जिद थी और मैं फाइनली करना था मुझे, मैं सपने देख लिया था। मैं सैल्यूट करता हूँ उस एक्स कंपनी को भी जहां पे मुझे सपने दिखाए गए, क्योंकि सपना का होना जीवन में बहुत जरूरी है, और सपना खींच के सफलता तक ले जाती है इंसान को। सपना नहीं है तो आप कहीं से भी इस बिजनेस में क्यूट कर जाओगे, भाग जाओगे। सपना है तो आपको धरती की कोई ताकत नहीं ला सकता है, अंगद की तरह आपके पैर यहाँ पे जमे होंगे और आप जीत के दिखाओगे। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था, मेरी सफर की शुरुआत हुई, बड़ी स्ट्रगलिंग थी। अब वो 100-200 भी मिलने बंद हो गए, और मार्केट में कोई अपना ऐसा वजूद नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था खुद का, ना कोई नौकरी था, ना कोई सर्किल था, 1 रुपया कोई देने को तैयार नहीं होते थे। और बिजनेस के लिए आपको पता है कि के लिए कुछ पैसे चाहिए, लाख करोड़ में नहीं, लेकिन छोटी छोटी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग फेज में होता है बिजनेस में। तो मुझे चाहिए थी, और गांव के लोग और समाज के लोग और आजू बाजू लोग जहां तक मेरा पहुंच था वो सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे कि वो सवाल था कि ये कंपनी, अब ये कंपनी कब बंद होगी, वो तो चली गई, ये कब बंद होने वाली है। तो उनके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि हम अपने सीनियर रवि सर से पूछते थे
कि सर क्या बताएं, तो रवि सर बोले मुंह से आज तक धरती पे कोई जवाब नहीं दे पाया है, अगर सीखना है तो सचिन तेंदुलकर से सीखो, जिन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोलेगा मेरा बल्ला बोलेगा। तो काम से ही जवाब हो सकता है, मुंह से तुम संतुष्ट करने के चक्कर में खुद पीछे छूट जाओगे और बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो मुझे समझ में चीजें आ गई कि मैं मुंह से इन लोगों को जवाब नहीं दे सकता हूँ कि ये कंपनी कब बंद होगी, कब चलेगी, क्या होगा, और मुझे काम करके दिखाना था। तो हमने डिसाइड किया कि इस गांव, इस समाज, इस आजू बाजू, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ऐसा करो, बहुत ऐसे लीडर हैं जिनका साला, जिनका जीजा, जिनका चाचा लोग आज क्राउन है, किसी का जीवीडी है, किसी का आरबीडी है। आप मेरी कहानी से उसको रिलेट नहीं करना, लेकिन मेरी जो कहानी है वो मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग। तो मेरे साथ जो चैलेंज था कि मेरे कोई सुनने वाले नहीं थे, तो मैंने सोचा इस सर्किल को चेंज कर दूं। और मैं दरभंगा में रह के इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया था, बस मैं साधारण इंटरमीडिएट हूँ, ये भी थोड़ा डिग्री की आवश्यकता नहीं है जाने के लिए, और बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया ये पागलों का बिजनेस है। तो मैं दरभंगा शहर में शिफ्ट हुआ दोस्तों, और दरभंगा में मैं सोचा कि यहाँ कुछ 2-4-10 दोस्त तो होंगे ही। बहुत सारे नंबर थे, बहुत सारे नंबर बंद हो चुके थे जो पढ़ाई के दौरान मिले थे, जान पहचान हुआ था। कुछ लोग मिले, उन लोगों के माध्यम से धीरे 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 बिल्ड करना शुरू किया। 1250 रुपए का कमरा लिया, क्योंकि मेरी माली हालत, पारिवारिक हालत उस समय उतनी गंदी नहीं थी जितना गंदा स्थिति में मैं वहां रहना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। और 1300 रुपया का कमरा अगर 2014 में भी आप बात करो तो बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता, आप समझ सकते हो। और 2 कमरा था उसमें 1400 रुपए का 2014 में, और कॉमन लेटरिन बाथरूम था, और 3rd फ्लोर पे था। दरभंगा में बेता चौक एक जगह है, वहां पे एक हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे एल्वेस्टर का कमरा था। कॉमन टॉयलेट, स्टेरी क्लीन डाल के रोज टॉयलेट जाना, स्टेरी क्लीन डाल के रोज नहाने जाना, ये मेरा रूटीन था। लेकिन मेरी सोच थी इस बिजनेस के अंदर कभी भी डाउन नहीं होने दिया, परिस्थिति के तले में दबने नहीं दिया अपने विचारों को। मैं रोज उस टूटी हुई राजदूत पे निकलता था, हेलमेट लगा के, ऊपर से नीचे आते तो पूरा टाइट फिटिंग होता था कपड़े, और सेविंग टकाटक, चश्मा और हेलमेट देने के बाद मैं अपने आप को समीर मोदी साहब से कम नहीं समझता था जब मैं फील्ड में उतरता था। भले ही उस कमरे में आकर के मैं फिर अपनी औकात में आ जाता था, लेकिन जैसे उस कमरे से बाहर जाता था तो मैं अपने आप को समीर मोदी से कम पाऊंगा। हर प्रेजेंटेशन दमदार होता था, मेरा सपना जुड़ा होता था हर प्रेजेंटेशन में। अभी नहीं है लेकिन बोल के आएगा, इसका दिखता था लोगों को, सामने वाला को, हर डेमो, हर प्लान में। और ये निरंतर दिखता रहा, अंत तक दिखता रहा, आज भी दिख रहा है। और डे 1 से एक्साइटमेंट मैंने बना के रखा अपने जीवन में। तो मैं ऐसे करके सफर की शुरुआत करी। कुछ लोग बिजनेस में आना शुरू किए। मेरे पास कोई डेमो का अनुभव नहीं था, मेरे पास एक्टिव 80 गोल्ड का सिर्फ डेमो आता था मुझे। और उस दौरान एक्टिव 80 गोल्ड किसान को बताना सबसे आसान था, क्योंकि किसान ज्यादातर गांव में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग कम पढ़े लिखे थे, तो उनको मैं बड़ा प्यार से, आराम से समझा पाता था। और होशियार लोग तो अपने को बैठने नहीं देते थे, क्योंकि नॉट ए लुक लाइक बिजनेसमैन। मैं किधर से भी किसी एंगल से दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये लड़का भी बिजनेसमैन है और ये भी कुछ कर सकता है और ये भी कुछ अच्छा बोल पाएगा। तो मैंने बस एक ऐसे समुदाय को चुना। मैं सोचा कि इन किसानों को अगर बताऊं तो ये बच्चे बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और ये मेरी बातों पे भरोसा करेंगे। और मैं सैल्यूट करता हूं तमाम किसानों को जिन्होंने मेरे ऊपर सच में उस समय भरोसा किया, और मेरी गाड़ी चलनी उन्हीं लोगों के टर्नओवर से शुरू हुई। वो लोग मेरे प्रोडक्ट्स लेने शुरू किए, तो मेरा जो कमरे का खर्चा था, मेरा मोटरसाइकिल का पेट्रोल था, मेरा खाने का खर्चा था, ये उस समय कि मैं टोटली 24 घंटा के लिए मोदी केयर को निछावर कर दिया था 2014 में। मैं आपको बता दूं, चूंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर पार्ट टाइम में ये बिजनेस हो सकता है। हाँ, पार्ट टाइम में भी लोग कर रहे हैं, कई सारे लोग सक्सेस हैं। और फुल टाइम में सर कैसे होगा अगर हम अपने पहले के काम को बंद कर देंगे? सर दशरथ मांझी से पूछ के देखो कि ये पहाड़ कैसे टूट सकता है। जब पड़ती है ना खुद पे, और ड्रीम अगर स्ट्रांग होता है ना, तो फिर वो सवाल आपको, उसका जवाब आपके अंदर से खुद निकल के आता है बाहर। आपको किसी की जवाब की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कैसे करोगे, आप क्यों करोगे। ये अगर आपको क्लियर है तो कैसे का सारा समाधान परमात्मा देना शुरू कर देते हैं और अपने आप रास्ताएं बननी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही चीजों को बढ़ाते गए, चीजें बढ़ती गई, किसान लोग भरोसा करना शुरू किए, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लिए। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट्स है। वर्ल्ड के अंदर में मोदी केयर के किसी भी प्रोडक्ट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है किसी XYZ ब्रांड से। तो रिजल्ट आने शुरू हुए, लोगों ने प्रोडक्ट लेने शुरू किए। फिर हम कुछ कुछ मीटिंग, और आप सबको पता होगा कि पटना में मीटिंग होती थी, मुझे बेगूसराय में MSC भी है ये पता नहीं था उस दौरान।
तो पटना में मीटिंग होती है एमएससी में, और एक बार होती है, और पूर्वांशु चटर्जी बोल के एक बंगाल से आते थे ट्रेनर। अपनी हालत ऐसी थी कि खुद का बस का किराया, क्योंकि मेरा घर से दरभंगा पटना 200 किलोमीटर प्लस है, और उस समय भी मुझे लगता है 400 रुपए से ऊपर खर्चा होता था। आज 500-600 रुपया लग जाता है जाने और आने में। एक आदमी जिसकी चेक की साइज 1000 रुपए नहीं है, वो 500-1000 रुपए और फुल टाइमर मोदी केयर करने मैदान में उतरा है, तो वो कहां से लाता होगा, कैसे लाता होगा, और कैसी जिद्दी विचार के साथ मैदान में उतरा होगा। इस बात को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यह जो हमारे टाइगर्स टीम के सारे क्रांतिकारी लीडर्स पिछले इतने दिनों से मैदान नहीं छोड़े, लगातार बल्ला भांज रहे हैं, लगातार बॉल एक से एक गुगली आ रहा है, शॉर्ट पिच आ रहा है, ओवर पिच आ रहा है, और मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं लोग, धुआंधार खेल रहे हैं। उनको ये जरूर पता है और वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। तो सारी चीजें थी, फिर भी मीटिंग में जाते थे, फिर भी कोशिश करते थे, जो बन पड़ता था। एक चीज सबसे ज्यादा मेरे अंदर था, जो मैं महसूस किया, जो मुझे खींच के इस सफलता तक लाया, वो था कि हमने अपने काम को कभी भी परिस्थिति के तले दबने नहीं दिया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया मोदी केयर के। अगर मेरा 30 दिन का शेड्यूल है, मैं महीना में तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस पूरी मोदी केयर के करियर में शुरू के 1-2 साल करीब ऐसा 25 बार आया होगा जब मेरे गाड़ी का पेट्रोल, रास्ते में पैसा मैंने जो करके बढ़ा था। करीब 25 बार से ऊपर ऐसा सिचुएशन आया होगा। मुझे पता है मेरे गाड़ी में तेल नहीं है, लेकिन मुझे ये उससे भी ज्यादा पता है कि मैं किसी को टाइम दे रखा हूं कि मैं आपके यहाँ और आपकी टीम में आ जा रहा हूँ मीटिंग कर। तो मैं निकल जाता था और मैं ऊपर वाले को बोल के निकलता था कि आप हैं और मोदी केयर है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और इसी भरोसा के साथ निकलते थे। और रास्ते में पेट्रोल का भी जुगाड़ होता था, खाना का भी जुगाड़ होता था, और मीटिंग भी होती थी, और मीटिंग को मैंने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक नेचर जो एक्स कंपनी में हमें बताया गया था कि अगर एक लेडीज अगर प्रेग्नेंट हुई, कंसीव की, तो 9 महीना के बाद डिलीवर होना है। अगर 9 महीना से पहले डिलीवरी हो गई, बच्चे हो गए 8 महीना 7 महीना, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं 6 महीना 5 महीना में। अगर दोबारा मां बनना है तो फिर से वो बचे महीना नहीं लगेंगे, फिर से 9 महीना लगेंगे। ये बात मुझे एक्स कंपनी में समझ में आ गई थी। और बहुत लोग इन गलती को दोहराते हैं जीवन में। दिवाली में चले जाते हैं, होली में चले जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं, चुनाव में चले जाते हैं, रिश्तेदारों के बीच में चले जाते हैं, ठंडी में कुछ दिन रुक जाते हैं, गर्मी में कुछ दिन रुक जाते हैं, बारिश को देख लेते हैं। मैंने ये गलती नहीं की, और मैं चाहूंगा, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज के बाद मैं आशा करूंगा कि आज के बाद आप ऐसी गलती जीवन में नहीं करेंगे। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सच में बड़ी सफलता के लिए आप आए हैं, आप रुकेंगे नहीं, परिस्थितियां कुछ भी आ जाए। रुकना अगर इस बिजनेस में आपने कबूल कर लिया तो आपकी सफलता का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा वो भगवान मालिक है, इसलिए आप रुकेंगे नहीं। तो मैंने रुकने का प्रण किया था कि मैं रुकूंगा नहीं, आज भी मैं नहीं रुक रहा हूं, और मैं, मेरा प्रण है कि मेरी सांस जब तक है वो मोदी केयर के लिए समर्पित है, मैं रुकने वाला कभी नहीं। तो मैं शुरू किया, चीजें चलती गई, बढ़ती गई। राजदूत से मैंने 9 महीना के बाद एक खूबसूरत मोटरसाइकिल, जो मेरा ड्रीम था कि मेरे घर में एक नया बाइक आए, क्योंकि वो जो बाइक थी दोस्तों, वो क्लियर कर दूं, उसमें हॉर्न नहीं बजाने होते थे, उसकी आवाज से लोग साइड दे देते थे, जिसका नाम राजदूत। और उस बाइक से सफर की शुरुआत हुई थी। वो बाइक भी अपना नहीं था, खरीदा हुआ नहीं था, वो बाइक था ससुराल में भाई साहब को मिला हुआ था। तो मैंने पहली बाइक अपने परिवार में लाया, जो मैं अपनी कमाई से लाया था, ग्लैमर खरीद के लाया था हीरो होंडा का, और वो भी 15,000 रुपए का डाउन पेमेंट देके, बाकी हमने लोन करवा के उस बाइक को परचेज किया था। उस बाइक को लगभग 1,10,000 किलोमीटर चलाने के बाद दूसरी गाड़ी, मेरा बाइक से दूरी था, मेरा, आप सुन लेंगे तो शायद बिलीव करेंगे, मैं बाइक से राजगीर जाता था, बिहार शरीफ जाता था, पटना जाता था, मैं बाइक से एक बार सिवान गया था, मैं बाइक से 2, 3, 4, 5, 10 बार लगभग कटिहार गया होगा, पूर्णिया गया होगा। मैं बाइक से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तो आम बात है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी तो ये मुझे लगता ही नहीं था किधर है, मतलब मामूली लगता था। तो ये मैं बाइक से इतना दूर रनिंग करता था। एक बार मैं ठंडी के महीने में बिहार शरीफ किसी मीटिंग में चला गया था, ये मैं एक्स कंपनी की बात बता रहा हूँ, तो बाइक से ही चला गया था। किसी एक्स लोग के, मेरे पास बाइक नहीं थे, उन्हीं के बाइक से हम दोनों ड्राइव करके पहुंच गए। तो उस मीटिंग में किसी ने कहा कि सर आप कैसे आए, हाथ में हेलमेट है, हम बोले हाँ बाइक से आए। तो आप मधुबनी से आ गए, हम बोले जी मधुबनी से आ गए। तो किसी ने कहा बाप रे बाप, इतना दूर आप ठंड में आ गए। तो एक जो चीफ स्पीकर थे वो भी सुन रहे थे, बगल में खड़ा थे, गाड़ी में घुस रहे थे। उन्होंने कहा जिन्हें बहुत दूर जाना होता है
उन्हें बहुत दूर जाने में दिक्कत नहीं होती। तो ये बात मुझे पता था, तो मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा कुछ भी, दिन है कि रात है कि दोपहर है कि शाम है, ये मुझे पता नहीं था। मेरे आंखों के सामने में जो मेरी आज की लाइफ है वो लाइफ झलक रही थी। तो इसी विश्वास के साथ मैं करता गया दोस्तों। पहली गाड़ी हमने हुंडई इओन लिया मोदी केयर से, और हुंडई गाड़ी लेने के बाद मैंने ये भरोसा किया उस बाइक के बाद, मेरी कार फंड, चूंकि मुझे लगता है कि मंजेश सर मोस्टली ज्यादातर लीडर है इसमें, इस प्रोग्राम में शायद। यस सर। मंजेश सर, हाँ सर। मोस्टली लोग ज्वाइन लोग हैं हाँ, ज्यादातर, सभी सभी रजिस्टर्ड लोग हैं सर, कुछ नए भी होंगे रजिस्टर्ड सर। लोग, रजिस्टर्ड लोग हैं। तो मैं रजिस्टर्ड लोगों को स्पेशली ये मैसेज देता हूं कि आप चिल्लर सोच से भी ऊपर उठ जाएं, अगर किसी के अंदर है। ऐसा आशा करता हूं कि नहीं होगा। आप क्रांतिकारी हैं इसी मोदी केयर में, आप क्रांतिकारी हैं इसीलिए आप डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन अगर ऐसी विचार हो, कई बार मैं देखा अपने टीम में भी, मैं अपने क्रॉस लाइन में भी, मैं अपने अपलाइन सीरीज के भी कुछ लोगों को देखा चिल्लर सोच से ग्रसित, और उसका नुकसान उनके जीवन में बहुत बार हुआ। मैं उस नुकसान को अपने जीवन में नहीं होने दिया, क्योंकि मैं पहला दिन से खतरनाक खिलाड़ी था। मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं बिना पैसा का गाड़ी लेके निकल जाता था। हो सकता था कि मुझे पैसा नहीं भी मिलता, हो सकता था कि मेरी गाड़ी फिर फंस भी सकती थी रास्ते में, मुझे धक्का देके भी आना पड़ सकता था, लेकिन मेरा बिलीव था कि हो ही जाएगा। और सुरेखा मैम बोलती है कि हो ही जाएगा, और हो ही जाता था सब कुछ। तो अगर चिल्लर विचार के साथ मेरी कार जो पहली आई थी दोस्तों, मेरे कार फंड में उस समय मात्र 42,000 रुपए थे, और मेरी कार में मिनिमम लगना था 1.25 लाख रुपया, 1,20,000 कुछ रुपए बताया था उन्होंने। और मैं उस कार को लेने के लिए, और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, तो मैं ये सोच सकता था कि अभी मैं कैसे लूं। ऐसी कई बार सिचुएशन आई, 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, जब कोई भी काम करने को जाते थे तो मन में एक बार विचार आता था करें नहीं करें, ये तो थोड़ा सा बजट से बाहर आ रहा है, अच्छा इसको कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आती थी मोदी केयर है ना, मोदी केयर है ना। और यही सोच सोच के हर बार पंगा लेता गया। तो आप अगर पंगा नहीं ले रहे हैं तो आप जरूर पंगा लीजिए मोदी केयर में, क्योंकि पंगा लेंगे तो चीजें बड़ी बनेगी, हरकत करेंगे तो बरकत बड़ी होगी। हरकत से डरिए मत, कभी भी हरकत से नहीं डरिए, बड़ा हरकत जरूर करिए, हमेशा करिए। ऐसा करिए कि लोगों को अचंभा लग जाए, अचंभित करने वाला काम करिए, और उसके लिए उसके एक्शन का भी रोड मैप साथ में तैयार रखिए तुरंत। ऐसा नहीं कि आपने पंगा ले लिया, आपने गाड़ी ले लिया और दिवाली होली घूम रहे हैं, ससुराल घूम रहे हैं, इलेक्शन में घूम रहे हैं, नहीं। अगर आपने गाड़ी लिया तो वो गाड़ी समर्पित हो जाना चाहिए मोदी केयर में। मैं आपको बता दूं, मेरी पहली गाड़ी 1.5 साल में मेरे ससुराल में देखा था, और मेरी दूसरी जो हमने इको स्पोर्ट टिटेनियम लिया, वो इस बार मेरे साला के शादी में मेरे ससुराल के लोग देखा, और बोला पहले तो गाड़ी उजला वाला था। हम बोले हाँ, वही बड़ा होकर के नीला वाला हो गया। आप समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी मेरे ससुराल के लिए, मेरी गाड़ी मेरी मोदी केयर के लिए आई थी, और मोदी केयर में आज भी समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो जब भी पंगा लिया, जब भी ऐसी चीजें हुई, तो हमने देखा कि ये उसकी मैं तैयारी साथ में रखता था, और इसीलिए मैं निकलते गया। मैं कभी फंसा नहीं, परमात्मा के दया से और आप सबके आशीर्वाद से मैं कभी अटका नहीं किसी भी चीजों में। कोई भी बड़ा से बड़ा हमने पंगा लिया और हम निकलते गए, और आप सब निकल सकते हैं, और ऐसे हजारों लोग हिंदुस्तान में निकले हैं, और निकलते भी वही हैं जो पंगा लेते हैं। जो फंसेंगे नहीं वो कभी निकलेंगे भी नहीं, मेरा मानना है। इसलिए फंसना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों में टिकट कहां से आएगा, मैं आपको बता दूं, मैं मीटिंग में, कोई मीटिंग नहीं है जो इवेंट होती है, आज भी, जब पैसा नहीं था तब भी, आज मेरे 20, 25, 30 टिकट हर मीटिंग में फेंका जाता है, या मैं फ्री में बांट देता हूँ वेन्यू पे लास्ट। कोई ऐसा इवेंट नहीं। उस समय भी जब मेरी इनकम नहीं थी तो कम से कम 5 से 10 टिकट मैं जरूर लेता था, या तो वो टिकट मेरा डाउन लाइन ले या नहीं ले, वो फेंका जाए, फाड़ के फेंक दे, या हम अपने घर में रख ले, लेकिन मैं टिकट जरूर खरीदता था। मैं इनकम से उसको कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता था कि मेरी इनकम नहीं आ रही। मैं फील्ड में जाता था तो मैं कभी ये नहीं देखता था कि मेरी इनकम कितनी बन रही है और मोदी केयर में मेरा खर्चा कितना हो रहा है, ये मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता था। और ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा था मैं उसके ताकत पे बोल रहा था, नहीं सर। मुझे ये पता था कि मुझे रिकवर करना है, और फील्ड से रिकवर करना है, और करके निकलना है, मोदी केयर से निकालना है। और मेरे पास बैकग्राउंड एक तो बहुत बढ़िया नहीं था, और जो छोटा मोटा बैकग्राउंड था, मैंने पहले ही बता दिया कि सारे रास्ता क्लोज था। कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से मैं घर आकर के और घर के लोग मुझे सपोर्ट करके मुझे उससे निकाल सकते थे, क्योंकि घर के लोग हर वो संभव काम करते थे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे, मेरे से दुश्मनी नहीं थी। वो ये जान रहे थे कि मैं गलत रास्ते पे जा चुका हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बिलट जाऊंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा। वो मुझे चाहते थे कि मैं बचा लूं इसको, मैं इसको इतना प्रताड़ना दूं, इतना डिस्टर्ब करूं कि ये इस बिजनेस को छोड़ के आ जाए। दोस्तों, पैसे की जो किल्लत है ना, मैंने अपने जीवन में वहां तक देखी। मेरी शादी ठीक हुई थी मुजफ्फरपुर,
आज मैं जिंदगी में पहली बार ये स्टोरी बता रहा हूँ। और 1 साल तक उस लड़की से मेरी टेलीफोनिक कॉल, 2-3 बार हमने रेस्टोरेंट में साथ बैठा, और वो अरेंज मैरिज बदल चुका था लव मैरिज में। और इस बात की भनक उसके फादर को हो गई थी, और शादी में जो कमिटमेंट था दहेज का, वो उसका फादर टाइम पे, उनकी रियल में स्थिति खराब थी, टाइम पे नहीं दिया। और मेरी शादी उस लड़की से नहीं होकर के, मेरी शादी बेगूसराय सिर्फ पैसे की वजह से हुई। तो मैं जिंदगी में पैसे की दर्द हर कदम पे मुझे महसूस हुआ था। मैं बहुत नजदीक से इसको झेला था। तो मुझे एक चीज पता था कि मुझे बहुत बड़ा करना है, जो भी करना है बहुत बड़ा करना है, बहुत जरूरी है पैसे का जीवन में आना। मैं उन बाबाओं में से नहीं था जो थोड़ी है और थोड़े की कमी है, मैं ऐसा नहीं मानता था। थोड़े हैं ये मैं मानता था, लेकिन बहुत की कमी है मैं हमेशा सोचता था कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। और आज वो सब कुछ आप सबके आशीर्वाद से मेरे जिंदगी में है, जिसकी कल्पना मेरे समाज में, मेरे दोस्तों में, मैं किसी एक को ऐसा नहीं जानता हूं कि आने वाले 1-2 जनरेशन में वो वहां शायद पहुंच पाए जहां मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूं। और ये सब आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, और पूरी की पूरी समीर मोदी साहब का ये बनाया हुआ आजादी प्लान, सारे अपलाइन और सारे टीम के जितने क्रांतिकारी लीडर्स हैं, उन सब के सहयोग और उन सब के आशीर्वाद से संभव हुआ। मैंने तो सिर्फ कोशिश किया दोस्तों। तो मैं वहां से मेरी सफर की शुरुआत हुई, उसी शहर में, उसी दरभंगा में। सपने बड़े, इरादे मजबूत, और रिजल्ट जीरो सामने से। फिर सवेरे उठे, सपने बड़े, इरादे मजबूत, नहाया धोया, जोश में निकला, और शाम तक आते आते वही बेहोशी वाली हालत, रिजल्ट जीरो। ये चलता रहा सिलसिला। तो अपलाइन, सिस्टम, मीटिंग, ट्रेनिंग्स, मैं आपको बता दूं मेरे डाउनलाइन में एंड्रॉइड फोन आ गया था 2015 के लास्ट तक। मेरे पास एंड्रॉइड फोन 2015 में, 1 मई 2015 को जब आजादी प्लान आया था, तो मैं दिल्ली में जाकर के 2.5 साल बाद, आप समझ सकते हैं मेरे पास कोई न्यूज नहीं हुआ करता था उस समय तक व्हाट्सएप का। मैं अपने डाउनलाइन के कुछ लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे, अपलाइन के ग्रुप में, मैं शाम में उनसे रिपोर्ट लेता था कि क्या कोई ऑफर आया है, क्या कोई मीटिंग ट्रेनिंग का मैसेज है, क्या कुछ नया चीज आने वाला है। तो मैं कॉपी कलम लेके बैठता था और मैं उनसे नोट करता था। आप सब महसूस कर सकते हैं कि चीजें कितनी तेज गति से, मैं 2015 को 1 मई तक, अगर मैं 2015 के 1 मई तक एंड्रॉइड फोन के बिना था, तो ये आप समझ लीजिए, फिर बताने की जरूरत नहीं है। और चीजें अभी जो बदली है, मेरे पास टीडीएस पेपर है, मैं बैग में लेके घूमता हूँ, बैंक स्टेटमेंट है, और मोदी केयर का भी 2-3 साल का पूरा महीना बाय महीना का स्टेटमेंट मैं लेके साथ में घूमता हूँ। आज मोदी केयर सिस्टम, जो उस कमरे में जो बेड था, वो जो हॉस्पिटल का बेड होता है, सिंगल वाला मंजेस्टर, जिसमें एक ही आदमी सो सकता है, दूसरा नहीं सो सकता है। और एल्वेस्टर का जो वो गर्मी था, मैं उसमें दिन में भी नहीं सोता था, बैठ नहीं पाता था, तो मैं नीचे बैठता था हमेशा, स्टेरी क्लीन से पोछा लगा के नीचे बैठता था फर्श पे। और रात को उस चौकी को रोज मैं बाहर घिसता था ओपन में, ताकि कुछ हवा लगे, और उसमें मैं मच्छरदानी टांग के इस दर्द को, उस हॉस्पिटल का ओनर है आज मोदी केयर में फुल टाइम उतर गया है, शंकर गुप्ता, ऐसी पिछले मैंने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हिट किए हैं, और वो उन्होंने मुझे जो है फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा अपने आंखों के सामने। सिस्टम की ताकत है, और आज वो पूरा का पूरा फुल टाइम एक तरह से मोदी केयर में उतर चुके हैं। तो वो देखते थे, ये सारी चीज देखते थे, और सारा प्रोडक्ट्स का क्या हालचाल था ये भी आप सब लोग फील कर रहे हैं। चूंकि मैं एक ऐसी टीम से बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया कि आप सब धन्य हैं। मैंने जो तकलीफ लिया वो बहुत छोटी है, आप सब ने जो तकलीफ लिया वो हमसे बहुत बड़ी है, और आप सबको सैल्यूट है इसके लिए कि आप सब टिके रहे, लगे रहे। और आप सबको देख करके मैं इसीलिए मैं बता दिया कि आप सब के सब जीवीडी नहीं, आप सब के सब सुरेखा मैम है, आप सब के सब प्रमोद आचार्य जी हैं। आप सब 100% उस ऊंचाई को हासिल करने वाले हैं, इसीलिए आप सब टिके हुए हैं। क्योंकि इतने दिन में तो कितने आए और कितने गए होंगे ये सब आप जानते हैं, कितनी सारी चीजें बदली। तो उस बेड की मैं बात बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस तरह की सिचुएशन में भी होंगे, और उन्हें लग रहा होगा कि मेरा सपना कैसे पूरा होगा, आखिर मैं ये लाइफ कैसे जी सकता हूँ, मैं इस लेवल पे कैसे पहुंचूंगा। तो मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ, और इसीलिए मैं इतनी गहराई की आज मैं दिल की बात बता रहा हूँ। तो उस बेड पे खेला शुरू हुआ। उस बेड पे जो बेड शीट था, वो मार्केट में जो रोड पे बिकता है साइकिलों पे लेके, 70 रुपए का, मुझे आज भी याद है, मैंने बेडशीट लिया था। और तकिया 200 100 का 2 ट्रक पे मिलते हैं, आज भी वो तकिया बचा के रखा हूं, ड्राइवर सोता है उस पे, वो मेरी ओरिजिनल औकात है, मैं उसको फेंकने वाला नहीं हूं। तो वो तकिया था जिस तकिए पे मैं सोता था, और साथ ही साथ जो हाल चाल था,
घर से तो मैं पहले ही बता दिया था। तो ऐसे चलती रही जिंदगी। आज उसी दरभंगा शहर में मोदी केयर से, राजदूत से कहानी शुरू हुई। आज इको स्पोर्ट टाइटेनियम टॉप मॉडल फोर्ड की गाड़ी से घूम रहा हूँ। 2 कार ले लिया। फॉरेन ट्रिप करीब 8-9 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं मेरे मोदी केयर से। और कुल मिला के इस इंडस्ट्री से मैं बात करूं तो दर्जन से ऊपर फॉरेन ट्रिप हमने डायरेक्ट सेलिंग से ले लिया है। और मैं अगर बात करूं तो दरभंगा में जो मेरा किराए का घर था, तो मैं पहली बार 2020 चल रहा है ना, 2019 के अक्टूबर में मैं वाइफ को लाया दरभंगा। क्योंकि मेरा एक अपना विचार है, हर लोगों का है, कोई 25,000 में खुश होता है, मैं 25 लाख में भी खुश होने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मैं दुखी चला हूँ काफी इधर, क्योंकि मुझे इनकम मुझे डबल करनी है जल्दी से जल्दी, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरी वाइफ बराबर फोन करती थी कि अब जो है हम लोग टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं वाइफ को लेकर के आया तो उनका फोन आया कि आप जो है उस कमरा को चेंज कर दिए या उसी में है। तो हमने कहा मैं कहा, और मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। जब मैं उस कमरे में होता था तो पहनावा ओढ़ावा थोड़ा ठीक ठाक रखता था, क्योंकि ये मजबूरी है डायरेक्ट सेलिंग की। हालत चाहे अंदर से जैसे भी हो, लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक रखना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये जरूरी है। तो मैं मार्केट में जाता था तो लोग पूछते थे, सर आप रुके कहाँ हैं? तो हमारे यहाँ एक रंभा होटल है जो आज भी मेरा फेवरेट जगह है, वो उसी में हम मीटिंग ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे आपका मीरा होटल है वैसे हमारा रंभा होटल है। तो मैं उसमें रुक करके मैं उन लोगों को बताता था मैं मीरा में ये रंभा होटल में रुका हुआ था, जबकि मैं रुकता था उस 1400 रुपए के कमरे में। तो वो पूछते थे, होटल के नीचे आके फोन करते थे, सर आप कितने नंबर रूम में? हम आ गए हैं नीचे, आपसे मिलना है, थोड़ा 2 मिनट बात करनी है। तो मैं कहता था बॉस आप लेट कर दिए, मैं अभी 15-20 मिनट पहले निकल गया हूँ। सच्चाई तो ये थी कि मैं कभी उस होटल में उस समय रुकता नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मैं ऐसे कमरे में था जहां मैं किसी को बुला नहीं सकता था, बैठा नहीं सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। और मैं वहां से उस शहर का, अगर आप दरभंगा जाना आना आप में से कुछ लोगों का होगा, आपको पता होगा, उमा सिनेमा है नाका 5 के पास, उसके पीछे में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला का नाम है मिस्र टोला। दरभंगा का सबसे पॉश एरिया है, रेसिडेंस के लिए सबसे महंगा है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। मैंने अभी 60 लाख रुपए में वहां पे जमीन लिया है, 1 कट्ठा। और उसमें अभी मैं रिसेंटली, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता हाथे हाथ। और मैं उसमें बहुत एक खूबसूरत अपने सपनों का घर बनाने वाला हूँ, और आप सबको इनवाइट करूंगा जरूर, आप सब आएंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। तो ये शहर थी और वो कमरा था। उस कमरे से जब मैं किराए के घर में, अभी मैं हूँ फिलहाल लक्ष्मी सागर एक मोहल्ला जहां मैं अभी वर्तमान में रह रहा हूँ, तो मैं उस घर में शिफ्ट होने के लिए आया। तो मेरी वाइफ का फोन आया कि उनको तो पता था, वो कभी आई नहीं, कभी देखी नहीं थी मेरी हालत, और मैं हमेशा भरोसा देता था सब बढ़िया है, क्योंकि मैं कभी उदासी से किसी ना डाउनलाइन से बात किया ना फैमिली मेंबर से बात किया। मुझे एक चीज पता था कि मैं खुश होगा तो भगवान मजबूर होकर के मुझे खुश करेंगे, तो मैं दुखी नहीं होता था कभी। इन सब चीजों परिस्थितियों की वजह से मैं कभी जीवन में दुखी नहीं हुआ। हाँ, मैं इनकम की वजह से दुखी हूँ आज भी, क्योंकि मुझे डबल करना है जल्दी, लेकिन मैं परिस्थितियों के सामने कभी दुखी नहीं हुआ। तो मेरी वाइफ बोली कि घर से बहुत सारे दहेज में जो मिला हुआ है हम लोगों का, तो हम लोग शिफ्ट होंगे तो सारा सामान खरीदना पड़ेगा, तो हम घर से लेके आएंगे। हमने कहा कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो शिवेंद्र शर्मा किसी एक्स कंपनी में थे, शिवेंद्र शर्मा मोदी केयर के कंसल्टेंट थे, लेकिन तुम शिफ्ट होने के लिए आ रही है तो तुम क्राउन डायमंड डायरेक्टर की वाइफ होकर के आ रही है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो क्राउन के बच्चे आएंगे दरभंगा में शिफ्ट होने के लिए। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे माहौल से हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत ऐसे फैमिली होंगे जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, अच्छे जमींदार होंगे, पैसे वाले होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां से था मेरे लिए इसलिए उपलब्धि है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज कि मेरे यहाँ जो रिवाज है ज्यादातर लोगों का कि दिवाली में फ्रिज लिए तो अगला धनतेरस में टीवी लेंगे। क्या मंजे सर, ऐसे ही चलता है ना। फिर होली में कुछ और फ्रिज खरीद लेंगे, फिर वॉशिंग मशीन अगले बार ले लेंगे, ऐसे चलता है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। मोस्टली ऐसे ही चलता है ना एवरेज हाँ लोगों का। एकदम एकदम ऐसा मेरी ही है। वाइफ का फोन आया था, मेरे वाइफ का फोन आया था, तो मैंने कहा एक चम्मच भी लेके नहीं आना है, और जिस दिन तुम इस घर में कदम रखेगी तुम्हारे मुंह से वाह और निकलेगा। और मैं दोस्तों एक दिन में जो कमरा शिफ्ट किया था, 4.5 लाख रुपए की मार्केटिंग किया था डे 1 में, सिंगल डे में, और उस कमरे में उतना सामान एक दिन में अपडेट कर दिया जितना सामान खरीदने में शायद लोग 5-10 साल लगा देते हैं, तब जाके उनका घर एडजस्ट होता है। और मैं सिंगल डे में उसको अप टू डेट कर दिया। कभी आइए, वेलकम है, और मिलिए, जरूर कदम रखिए। तो सारी चीजें हुई, और अब भगवान करेगा तो बहुत जल्दी अपना खुद का भी मकान हो जाएगा।
तो मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सारी जो उपलब्धि है, इनकम 1 लाख रुपया कमाने वाले की हमने बात बताया था कि मेरे पास जवाब देने को नहीं था कि बिहार में कोई 1 लाख रुपया भी कमा रहा है मोदी केयर में। ये 2014 की कहानी है। शायद मेरे हिसाब से बेगूसराय में भी शायद उस समय किन्हीं की इनकम 1 लाख नहीं थी, मेरे नॉलेज में सही बात शायद। तो आज मैंने कहा कि 2 दर्जन के आसपास लोग हैं, लगभग 17-18 लोग से प्लस है हमारे टीम में जिनकी इनकम मंथली 1 लाख से ऊपर है और हाईएस्ट 3 लाख रुपए तक की है। मोदी केयर में मेरी इनकम की अगर आप बात कर लो आज के दिन पे, चूंकि इनकम भी इसलिए बता रहा हूं कि ये तो दर्द बता दिए, अब उपलब्धि भी सुन लो कि ये दर्द लेने के बाद कुछ मिलता भी है मोदी केयर में। आज फरवरी 5 तारीख को मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना था। पैसा के साथ साथ मैं जो लाइफ जी रहा हूं उसकी फीलिंग लीजिए, उसका क्या कहते हैं फ्लेवर लीजिए, सुरेखा मैम जो बोलती है खुशबू, उसको उसकी खुशबू लीजिए। 5 फरवरी को मुझे अरुणाचल प्रदेश निकलना था और 5 फरवरी को सुबह 5 बजे मैं जगा था, इसलिए कि ड्राइवर तैयार था और हम 2 लोग और थे साथ में, भाई अपने गाड़ी से निकलने वाले थे। और मुझे ठीक 5 बजे सुबह ही उठने के जस्ट बाद मुझे फोन आता है कि मेरे ससुर जी का हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर कर गए। तो मेरी प्रोग्राम तुरंत वहां कैंसिल हो गई और मैं निकल गया बेगूसराय, चांदपुरा, नीमा चांदपुरा मेरा ससुराल है। वहां पहुंचने के बाद हम लोग उधर 2 दिन रहे और 6 तारीख को उनका संस्कार हुआ, 7 को शाम को हम लोग लौटे थे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हम लोग दरभंगा में कहीं नहीं गए। अपना कुछ पेपर वर्क था, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ काम था सीए का, जो मुझे करके देना था, वो सब हमने करके डाटा भेजा सीए को। और 14 तारीख को हम पहली बार पहुंचे थे उसमें काम में पहुंचे जिस दिन नखवाल होता है। तो 15-16 वहां पर थे 2 दिन, 7 द्वादशा में, और मीट मछली जिस दिन होता है उस दिन हम फिर दिल्ली के लिए, मेरी फ्लाइट थी 17 को, हम दिल्ली निकल गए। 18 को मेरे मामा जी के लड़का का तिलक था दिल्ली में, उसमें अटेंड किए। 19 तारीख को पहला मीटिंग गुड़गांव में किए थे। 20 तारीख को दूसरा मीटिंग चंडीगढ़ में किए थे। 21 तारीख को लौटे थे और 22 को फिर रिटर्न फ्लाइट से पटना, फिर दरभंगा आए रात को। और 23 को तीसरी मीटिंग हमने किया था दरभंगा में। पूरी फरवरी में कितना दिन काम किया? 3 दिन। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मोदी केयर आपको कौन सी जिंदगी दे सकती है। पूरी फरवरी में 3 दिन काम किया था। अगर आप रुपये में टर्नओवर लोगे तो लगभग 1.5 करोड़ का टर्नओवर फरवरी का था। रुपये में आप बीबी में कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेटली 63 लाख कुछ का था बीबी में। ये फरवरी महीने का 3 दिन का काम था। मार्च में आ जाओ आप, 10 तारीख तक होली था, आप सब और हम लोग जान रहे थे 10, 11, 12 तक होली था। और हमारा एक ही काम था उस होली में कि अलग अलग टीम में जाके हमने रंग खेला, गुलाल खेला, अच्छा अच्छा खाना खाया और हम मस्ती किए। और जैसे होली से फ्री होके सोचे कि 2-4 मीटिंग करेंगे, हमने दिल्ली में कुछ शंखनाद प्रोग्राम का प्रोग्राम भी किया था, हॉल वगैरह सब बुक कर दिया था। उधर से फोन आया कि केजरीवाल ने कोरोना के चलते सब कुछ कैंसिल कर दिया और अब दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हो सकती है, 10 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ हुआ और फिर जाकर के वहां से प्रोग्राम कैंसिल, तो माइंडसेट चेंज। तो हमने क्या किया, मार्च में हमने प्रोग्राम बना दिया था, आप लोग देखे होंगे फेसबुक पे। हम उस समय बड़ा मुश्किल सिचुएशन में, बड़ा गलत डिसीजन से हम निकल गए थे गुवाहाटी, क्योंकि मैं देखा कि उस का एरिया अभी रिलैक्स है और आज भी रिलैक्स है। असम और उधर अरुणाचल प्रदेश में आज भी केस नहीं के बराबर है, बहुत कम है। तो मैं सोचा कि उधर चला जाता हूं, लेकिन उधर जाने के बाद मैं फिर वहां से देखा कि माहौल एक बाइक बिगड़ गया, सारे होटल बंद होने लगे और सब कुछ जो है लॉकडाउन हो गया था 22 तारीख को। तो 21 को हमने लगातार टिकट लिया और एक मीटिंग 19 तारीख को मैं वहां निकला था, 20 को एक मीटिंग किया था और 21 को मैं फिर ट्रेन पकड़ के 22 को रिटर्न दरभंगा आ गया। मार्च में कितना काम किया, कितना दिन? 1 दिन। टर्नओवर रुपये में बात करो लगभग 1.25 करोड़। इसके बाद आइए अप्रैल, 1 दिन भी काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं गया, आप सब जानते हैं। और आप सब भी नहीं गए, कोई नहीं गया, हम सब जानते हैं इस चीज को। पूरी अप्रैल घर में। और टाइटल कौन सा निकल के आया? ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो मेरा ड्रीम टाइटल। और इस टाइटल के पीछे छुपी हुई राज को भी थोड़ा सा उजागर कर दूं। ये टाइटल लॉकडाउन होने से या डबल पीवी होने से नहीं हुआ। अगर किन्हीं को कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि डबल पीवी हो गया इसलिए शिवेंद्र सर जो है अपने टीम में चीजों को आधी कैलकुलेशन में निकाल रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे साथ चैलेंज का रिलेशन बड़ा खतरनाक है। जब भी मैं कुछ टारगेट करता हूं तो चैलेंज आता है। जब मैं क्राउन बनने का कोशिश किया था नवंबर में
तो आपको याद होगा उसी महीने 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। और पूरे टीम से फोन आना शुरू हो गया कि मार्केट में पैसा नहीं निकल रहा है, लोग एटीएम में लाइन में लगे हुए हैं, बिलिंग नहीं हो रही है, परिस्थिति बहुत गंभीर है। और मेरा टारगेट था, मैं मीटिंग में उससे पहले कई बार बोल चुका था कि मैं नवंबर में क्राउन जा रहा हूं। तो मैं कभी भी अपने टारगेट के लिए जान जी लगाने वाला इंसान था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद और आप सबके प्यार के चलते मैंने उसी महीने उस विपरीत परिस्थिति में पूरे के पूरे टीम मिशन जो है, रवीश रस्तोगी सर का पूरे टीम के अंदर सबसे बड़ा टाइटल था उस महीने का, और मैंने क्राउन डायमंड डायरेक्टर अचीव किया उसमें। दोबारा हम अभी आपको न्यू जानकारी में हो या नहीं हो, मैं दरभंगा में एक प्रोग्राम कराने वाला था। 17 अप्रैल को समीर मोदी जी आने वाले थे, शायद आपके नॉलेज में हो या नहीं हो। मैनेजमेंट टीम अप्रूव कर चुकी थी, मैनेजमेंट टीम 3 बार दिल्ली से आ चुकी थी, कलकत्ता टीम आ चुकी थी इवेंट के लिए, और वो यूनिवर्सिटी में होने वाला था, सब कुछ ओके था। हमने यूनिवर्सिटी बुक कर रखा था, डीएम वगैरह से ये ले लिया था अप्रूवल, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों हो गया हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोरोना का ये हो गया और लॉकडाउन हो गया, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन समीर मोदी सर का आना मिथिलांचल में, और मिथिलांचल में मुझे जीबीडी बन के उनसे मेडल लेना, ये मेरा ड्रीम था। और ये ड्रीम 2-3 साल पहले का था, जब ये 1 मई 2015 को प्लान चेंज हुआ था, उसी समय का ये ड्रीम था कि एक दिन, मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन कौन होगा, साल कौन होगा। मेरे अंदर एक बिलीव आई थी हेड ऑफिस में, जब समीर मोदी जी से मिले थे तो मुझे लगा था कि एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि समीर सर को दरभंगा भी आना पड़ेगा और वहां आकर के हमको सम्मानित करेंगे, और मैं उनके सामने मेडल लेकर के हजारों लोगों के बीच होऊंगा। और वो पल आते आते बच गया, नहीं आ सके, दुर्भाग्यवश ये कोरोना का माहौल आया। लेकिन मैं अपने वादे और कमिटमेंट को भूला नहीं था। मैं पहले से काम करके रखा था और चीजों को बढ़ा के रखा था। आरबीडी में ऑलरेडी था, मेरे लगभग 12 लेख कंप्लीट थे पहले से ही, मुझे 2 लेख पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। और लॉकडाउन आया या क्या आया मुझे पता नहीं चला, मैं अपने काम पे था और अपने आप जीबीडी की टाइटल भी अचीव हो गई। मंथली इनकम उस लड़के का जो मीटिंग में नहीं जा सकता था, जो ट्रेनिंग में नहीं जा सकता था, जो रास्ते में पेट्रोल पैसा मांग के भरवाता था, कभी डाउन लाइन से, कभी अप लाइन से, कभी क्रॉस लाइन से, कभी रिश्तेदार से, कभी दोस्तों से, कभी किसी से, कभी किसी से, पता नहीं क्या क्या किया, कितनी सारी चीजें हुई जीवन में। तो वो आदमी आज, अगर मैं मंथली अप्रोक्सीमेटली इनकम की बात करूं तो मेरी कोई भी महीने की इनकम 4.5 लाख से नीचे नहीं है, और महीने का मैक्सिमम मैं 5 लाख रुपए तक का पे आउट लेता हूं इस वक्त मोदी केयर से। और ये चीज सिर्फ व सिर्फ समीर मोदी आजादी प्लान, सिर्फ व सिर्फ आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चारों तरफ बढ़ गया है बहुत तेज गति से, आज जो अचीवर चारों तरफ निकल रहा है, चूंकि माहौल का इफेक्ट इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरा मानना है कि बहुत होता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आज किसी टीम, मंजेश सर का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मंजेश सर से पूछ सकते हैं आप सब, मैंने 1 सेकंड भी देर नहीं लगाया कि मुझे मंजेश सर के ने अगर इनवाइट किया है तो मैं उसमें इफ बट लगाऊं। मैंने तुरंत कहा यस, क्योंकि मुझे पता है कि कल बेगूसराय में बिजनेस बड़ा होगा, तो क्या पता बेगूसराय में माहौल बनेगा, क्या पता उसमें कुछ मेरे लिस्ट निकल जाएंगे। और मैं मंजेश सर को दिखा के, मैं राकेश सर को दिखा के, मैं अविनाश सर को दिखा के, मैं दीपक सर को दिखा के, सारे क्राउन प्रेसिडेंशियल कल के डेट में जीबीटी होंगे, मैं उन लोगों को दिखा करके अपना बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरी नजरिया ये है, मैं ऐसे विचारों के साथ इस बिजनेस में हूँ, तो ऐसे विचारों के साथ ही आज भी हूँ, आगे भी आपके सामने हाजिर रहूंगा हमेशा। तो चीजों को बढ़ाते गया और चीजें बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंच गई है। और ये सब शुरुआत है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया, मैं इस इनकम से 5 लाख की इनकम से बहुत दुखी चल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे जल्दी डबल करना है और मेरा टारगेट है कि मैं इसी साल में डबल करूं इसको। दिसंबर से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको डबल कर दूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर के इस प्लान में लाख रुपए की इनकम पे जाना सच में मुश्किल है। 5 लाख पे जाना मुश्किल नहीं है, 10 लाख पे जाना मुश्किल नहीं है। तो जो ले 1 लाख एंड बिलो है, मैं उनको ये भरोसा दे सकता हूं कि आप 1 लाख की इनकम के लिए पूरी कोशिश करो, पूरी ताकत लगाओ। 5 लाख के लिए आपको ताकत नहीं, सिर्फ विचार लगाना होगा और इनकम 5 लाख की होगी। 10 लाख के लिए आपको ताकत नहीं लगाना होगा, आपको विचार लगाने होंगे। 1 लाख की इनकम के लिए जरूर आपको ताकत लगते होंगे और ताकत आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। 1 लाख की इनकम आप हिट करो, मेरी शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि मुझे जितने लोग सुन रहे हैं उसमें अगर 5-10 लोग की भी जिंदगी में ये बदलाव आ गई तो मेरा आज का ये सेशन और मेरी ये स्टोरी मुझे लगेगा कि सार्थक हो गया। तो मंजेश सर मेरी जिंदगी में ऐसे छोटी मोटी चीजें और बेसिक्स
मुझे बताना नहीं है, क्योंकि आपको याद दिलाना नहीं है। आप सब के सब बेसिक को दिन में 1000 बार पढ़ते भी हैं, बेसिक को करते भी हैं, बेसिक को सुनते भी हैं, इसीलिए मैं बेसिक कुछ बताने वाला नहीं हूं। और बेसिक वही है, लिस्ट बनाना, डेमो देना, प्लान करना, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, ड्रेसअप रहना, पॉजिटिव सोचना, ये सब बड़ा सिंपल बेसिक आजकल डायरेक्ट सेलिंग में हो गया। एक डायरेक्ट सेलिंग जो नहीं भी कर रहा उससे भी पूछो तो वो भी इतना बात बता देगा। लेकिन बता देने भर से और करने भर में दोनों में अंतर होता है। तो ध्यान रखना है हम सब लीडर्स को कि कई बार बड़े बड़े काम हमसे होते नहीं है और छोटे छोटे काम हम करते नहीं है, और इसी बीच से सफलता पैजामे के पीछे से निकल जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम को करिए, बड़ा बड़ा अचीवमेंट अपने आप हो जाएगा। हमेशा गाड़ियां एक्सीडेंट करती है ड्राइवरों की तो बड़े गड्ढे में नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से सतर्क होता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे गड्ढे में गाड़ियां लेके उड़ जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन छोटे गड्ढे को मजाक में लेते हैं। तो मोदी केयर के जो स्टेप्स हैं, बेसिक्स हैं, वो बहुत सिंपल है, बहुत छोटे हैं। अगर उसको हम फॉलो करें तो हम जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे और चीजें बड़ी बन जाएंगी। लोग बोलते हैं कि सर इनको, मेरे टीम के सारे फोन आते हैं कि सर थोड़ा सा मेरा ये वाला टीम सो गया, इनको जगा दीजिए। मुझे बहुत हंसी आती है अंदर से कि सर सोए हुए को तो जगा देंगे, लेकिन जगे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। वो बंदा जो चादर तान के जान के सोया हुआ है, उसे कौन जगा सकता है साहब? वो जगा हुआ है, उसे हम नहीं जगा सकते। उस कौम की हालत खुदा ने आज तक नहीं बदली, जे खुद ना हो बदलने का इल्म, यही कहावत है ना सर? मंजेश सर, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाऊं तो बीच में सवाल दिया करिए, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मैं बस दिल से स्टोरी बता रहा हूं, और जो छोटी मोटी अनुभव है। सफलता मिलने का सिर्फ एक ही मंत्र मुझे समझ में आया कि मैंने कॉन्स्टेंटली काम किया। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, बारंबार और लगातार जो था, उसको मैंने कभी ब्रेक नहीं किया। मैं पहले भी इस बात को रिपीट किया, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं। और अगर मुझे कोई भी सुन रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि उस फार्मूले को जरूर याद रखना। मेरा एक ही मंत्र है, मैं हर मीटिंग में, अपने टीम में हो या XYZ मेरी जहां भी मीटिंग होती है, मैं हर मीटिंग में मैं सभी लीडर्स को यही निवेदन करता हूं कि सर आप कभी भी गलती से काम को ब्रेक मत होने देना। क्योंकि परिस्थिति में अगर आपका काम ब्रेक हो रहा है, आप शायद लीडरशिप में कहीं ना कहीं चूक है। क्योंकि साधारण आदमी साधारण काम को करते हुए छोटी सी परिस्थिति में ब्रेक होते हैं। लीडर्स को परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन और अपने गोल पे होता है। और फोकस और गोल को अगर हम लोग हिट करेंगे तो सारी चीजें हिट हो जाएगी। और कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरी एक और मीटिंग है और 4 बजने को है। तो मैं आप सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, जो भी नए पिन अचीवर हैं। 3 दिन के लिए कंपनी ने फिर पिटारा खोल दिया है, 23, 24, 25। इस 3 दिन में जिनका भी जहां भी अटका हुआ है, लटका हुआ है, उसको झटका मार के निकाल दीजिए। बहुत बेहतर मौका है। और एक नई स्टोरी बनाइए। बहुत दिल्ली इच्छा है कि बेगूसराय से दूसरा तीसरा GBD का इंतजार है। जल्दी से जल्दी दूसरा तीसरा GBD जल्दी से आइए। अविनाश सर ने GBD बन के प्रूव किया, और सैल्यूट करते हैं अविनाश सर। अगर इसमें है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने प्रूव किया। मैं चाहूंगा उनके लिए भी हमारी तरफ से एक बार ताली बजनी चाहिए। और बहुत सारे जो क्राउन है वो आइए सर, GBD जल्दी बनिए, चेक्स को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है। आप सब सफल होंगे, हम अपने आप को सफल मानेंगे। जितने सारे लोग इस मोदी केयर फैमिली में सक्सेस होते हैं, मुझे अंदर आत्मा से बहुत खुशी होती है। और मैं हर किसी का स्टेटस लगाता हूँ, हर अचीवर का मैं पोस्ट को शेयर करता हूँ फेसबुक से, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस माहौल का है, और माहौल जितना बड़ा बनेगा, पता नहीं उसका लाभ किसको किस वक्त किस जगह मिल जाएगा। इसलिए माहौल बनाने में हम सब लोग अपना 100% समर्पण यदि देंगे तो माहौल क्रिएट हो जाएगा जरूर। तो हम सब लोग समर्पित होकर के काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को, हम अपने स्पीच को यही विराम देते हैं। जो अगर मेरे से कुछ चूक हुई हो, कुछ ऐसी बातें किसी के दिल पे चोट लगने वाली निकली हो तो माफ करेंगे। लेकिन चोट भी अगर लगने से आपकी GBD हो जाए तो मैं चाहूंगा कि ऐसा चोट लगना चाहिए। थैंक यू। चलिए सर, बहुत थैंक बहुत यू मंजेश धन्यवाद सर। थैंक यू। और बहुत कीमती समय निकालकर आपने हमारे बीच शेयर किया। और जो भी आपकी स्टोरी थी, इनिशियल स्टेज में हर कंसल्टेंट की लगभग इसी तरह के हालात होते हैं। राइट। और जब लोग आपकी तरह कामयाब हो जाते हैं तो ये स्टोरी बन जाती है, बाकी लोग को तो कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है।
आपकी कहानी से सर बहुत कुछ हमने सीखा है और टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुने हैं और सभी लोग गदगद हैं, सभी का मैसेज आ रहा है। तो आपके पास समय का अभाव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इस वादे के साथ सर हम आपको विदा करेंगे कि जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको याद कर सकें। तो इस वादे के साथ सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हमारे कुछ अपलाइन हैं, थोड़ा सा सर उनका टेस्टिमोनियल अगर आपके पास समय हो तो कम से कम हमारे एसडी सिंह सर हैं। एसडी सिंह सर सुन पा रहे हैं? वेलकम 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 सर। एसडी सिंह सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ मंजेश जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। थैंक यू शुभेंदु जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर। पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक्साइटमेंट मिला, बहुत सारा नॉलेज मिला। हमारी टीम पूरी तरीके से एक्साइटेड है और जीरो से लेकर के जीबीडी तक का जो सफर है, कुछ साल के अंदर में कैसे आपने कार लिया, बहुत सारा पैसा कमाया, घर बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाया है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने एकदम धरातल से बात की कि कैसे जीरो से मैंने शुरू करके यहाँ तक पहुंचा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अगेन थैंक्स सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए गुड्डू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थोड़ा सा सर के पास समय कम है, लेकिन एक बार आपसे मिलाना जरूरी समझे। शिवेंद्र सर को बहुत बहुत दिल से सबसे पहले नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद बहुत बहुत बधाई, आपने जीवीडी बन करके हम लोगों का मनोबल हाई किया है सर। और थैंक यू वेरी मच फॉर आज का जो सेशन आपने दिया है, रियल में दिल से आपने दिया है, धरातल की बात करी है। मुझे विश्वास है कि हमारे पूरी टीम के लोग आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए और एक बड़े अचीवमेंट के रूप में आपको दक्षिणा प्रदान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। शिवेंदु सर से 1 मिनट कुछ बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग शिवेंदु जी। गुड मॉर्निंग सर, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपका तो नाम ही मैंने मोबाइल में सेव कर रखा था, शेरे बिहार, अब शेरे हिंदुस्तान आपका नाम आज सेव कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने अपना कीमती समय दिया। दिल से आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हम लोग को इतना समय दिया और दिल से बहुत बधाई। अभी समय कम है, इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम आपको सुनते हैं। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक तो यू इसी सर। के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जैसा शिवेंदु सर ने बताया, डबल पीवी धमाका फिर से हम लोगों के बीच में है। डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दरमियान जो अप्रैल का मंथ था, अप्रैल के मंथ में बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, माइंड को सेट कर लिया कि अब कुछ करना नहीं है, लॉकडाउन है। लेकिन अप्रैल मंथ खत्म होने के बाद जब धड़ाधड़ अचीवमेंट्स आने शुरू हुए तो लोगों को ये महसूस हुई कि कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। और ये मई का महीना है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इस अवसर का लाभ हम सभी लोगों को लेना है। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट फेज में जब ये आया था तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल को पूरा किया और कुछ कमी रह गई थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपके मन में थोड़ा भी आगे पीछे जैसी कोई बात है तो उसको भूलकर, और 23 से 25 तक के बीच में ये डबल पीवी धमाका ऑफर हम लोगों के साथ रहेगा, तो उसका पूरी तरह से लाभ लेना है, उसका बेनिफिट लेना है। और कल 3 बजे हम लोग फिर मिलते हैं इसी धूम ऑन जोम चैनल पर। परसों हमारे साथ होंगे वो व्यक्ति, टीम मिशन के बहुत सारे लीडर से आप मिल चुके हैं। आप राजेश गुप्ता सर से मिल चुके हैं, अनूप गुप्ता सर से मिल चुके हैं, नवनीत सर से मिल चुके हैं, शिवेंदु शर्मा सर से मिल चुके हैं। लेकिन उस आदमी से आपकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई जिन्होंने इन सभी लोगों का निर्माण किया है। आप सही सोच रहे हैं। जिनसे मुलाकात हमारी परसों होगी 3 बजे, वो व्यक्ति हैं मिस्टर रवीश रस्तोगी सर। मुझे पता है नाम सुनने के बाद ही आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी। आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे उस पल के लिए
तो परसों रवि सर के साथ हमारा धूम ऑन जूम होगा और कल 3 बजे हम लोग शुरुआत प्रोग्राम को करेंगे धूम ऑन जूम में। तो चलिए इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आपने इस लॉकडाउन के दरमियान इस जूम के साथ पार्टिसिपेट होकर आप नई नई चीजों को सीखते जा रहे हैं, नए नए विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए है कि आपके जिंदगी में भी खुशियां आ सके, आपके जिंदगी में भी आजादी आ सके और इसी चीज को क्रिएट करने का एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास में आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को, इस मैसेज को आप पहुंचाएं ताकि आपका पूरा टीम इसके साथ मोटिवेट होता रहे। और ये तो हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे एक्टिविटीज हम लोगों के होते हैं। 11 बजे से गुड्डू सर का एक एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी में भी आपके पास समय है, आप पार्टिसिपेट करें। 7 बजे शाम में हर दिन एक छोटा सा और एक्टिविटी हम लोग लोकल स्तर पर हम लोग उसको करते हैं, उसमें हम अपने लोकल लीडर्स को चुनकर उनके एक्सपीरियंस को हम लोग जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात तो जरूर आपके समझ में आ रहा होगा, आज जितने भी अचीवर हैं, जितने भी जीवीडी हैं, जो भी लोग बाहर से, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो टीम मिशन के हो या जो भी लोग हों, सभी लोग एक बात कॉमन रूप से कहा है कि इस टाइगर टीम में कुछ बात ऐसी है जो बात इसको पूरे भीड़ से अलग करती है। हर आदमी इस बात को सोच रहे हैं कि उतने संघर्ष को आखिर झेल कैसे गया, और जवाब एक ही है, कारण एक ही है कि दिल में अगर प्यार किसी चीज से होता है तो उसके लिए आदमी हर परिस्थिति को झेल जाता है, हर परिस्थिति को समझ जाता है। आज खुद आश्चर्य लग रहा है वो उन सभी लोगों का जिन्होंने उतने संघर्ष के दौर में भी मोदी केयर का साथ नहीं छोड़ा था, उन सभी लोगों को खुद आश्चर्य लग रहा है कि ये हो कैसे गया। और ये हो गया तो उसके पीछे बस यही था कि हम मोदी केयर का व्यवसाय नहीं करते, हम मोदी केयर से प्यार करते हैं। मोदी केयर हमारे दिल में है, मोदी केयर हमारे ब्लड में है। समीर मोदी साहब हमारे दिल में है और समीर मोदी साहब के इस आर्थिक आजादी की लड़ाई के हम सभी सिपाही हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जूम के साथ ही हम लोग एक दूसरे से मोटिवेट होते रहेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। ये सिलसिला अभी चलता रहेगा और फाइनली आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।